डेलोसी से 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के इन आतंकी कैंप्स के ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट कहर बर्बाद 5 स्पाइस बॉम्ब्स को इन आतंकी कैंप्स के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, जिनमें से 3 एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर गिरते हैं। इस तरीके से हमने पाकिस्तान की उस हिमाकत का बदला लिया और हमारे देश के 40 वीर जवानों की शहादत का बदला भी ले लिया जाता है। 14 फरवरी 2019 सुबह 3:30 बजे ये वो समय था जब सीआरपीएफ का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना होता है। इस काफिले में टोटल 78 व्हीकल्स थे और इस बार काफिले में जवानों की संख्या भी ज्यादा थी, क्योंकि जवान छुट्टी के बाद अपने घरों से लौटे थे। ये काफिला NH-44 से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा था, पर इस काफिले का इंतजार कर रहे थे 2 आतंकवादी, शाकिर बशीर और आदिल अहमद टार। ये दोनों आतंकवादी इस काफिले के ऊपर एक आत्मघाती हमला करना चाहते थे और हमारे देश को एक ऐसी चोट पहुंचाना चाहते थे जो हम कभी भी ना भूलें। हालांकि इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले की गई थी और हमले की डेट तय की गई थी 9 फरवरी। 9 फरवरी क्यों? क्योंकि 9 फरवरी को अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, जो कि पार्लियामेंट पे अटैक का गुनहगार था। पर बर्फबारी होने के कारण 9 फरवरी को इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका, इसलिए दिन चुना गया 14 फरवरी, क्योंकि इस दिन जवानों की संख्या ज्यादा थी जो कि इस काफिले के अंदर आ रहे थे। इस काफिले में टोटल 78 व्हीकल्स थे। शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार अपने अड्डे से निकलते हैं और NH-44 की तरफ जाने से पहले ही शाकिर बशीर अपनी गाड़ी से उतर जाता और अब गाड़ी का स्टीयरिंग था आदिल अहमद डार के ऊपर, जो कि एक आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला था। पर यह गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं थी। इस गाड़ी के अंदर 200 किलो RDX था और इस 200 किलो RDX थे ये हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला करना चाहते थे। आदिल अहमद टार एक कच्ची सड़क से होता हुआ NH-44 के ऊपर आता है और अपनी गाड़ी को तेजी से सीआरपीएफ के काफिले की ओर बढ़ाने लगता है। तभी आदिल अहमद डार की इस गाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल, और मोहनलाल जैसे कोई एक्शन लेते उससे पहले ही आदिल अहमद डार इस गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देता है सीआरपीएफ के काफिले के 5वें व्हीकल की तरफ और डेटोनेटर को दबा देता है। डेटोनेटर को दबाते ही 200 किलो RDX फटता है और हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमला इतना भयानक था कि आसपास के घरों के शीशे टूट जाते हैं, जमीन के अंदर एक गड्ढा हो जाता है और जवानों के शत विशत शव हर जगह दिखते हैं। जवानों को पहचानना भी मुश्किल था। इस हमले के कुछ समय बाद इस हमले की जिम्मेदारी लेता है जैश ए मोहम्मद, एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना सन 2000 में मौलाना मसूद अजहर के द्वारा की गई थी, जो कि 1994 से जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था। बट एक प्लानिंग के बाद, एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने के बाद उसे छुड़ा लिया जाता। बट इस हमले को, आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम था आदिल अहमद डार। आदिल अहमद डार जो कि कश्मीर का ही रहने वाला था। स्टोन प्लेटिंग की कई घटनाओं के अंदर उसका हाथ था। पुलिस ने उसे कई बार अरेस्ट भी किया था और वो काफी ज्यादा प्रभावित था कश्मीर के पोस्टर बॉय से, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के पोस्टर बॉय बुरहान वानी, जो कि सोशल मीडिया के अंदर काफी फेमस था और कश्मीर के युवाओं को बरगलाता था। आदिल अहमद डार इसी से प्रभावित था और पत्थरबाजी की कई घटनाओं के अंदर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। एक बार उसे गोली भी लगी थी। 11 महीने तक वो बिस्तर के ऊपर था और उसके बाद भी वो नहीं सुधरा। एक दिन वो अपने घर से साइकिल लेकर निकलता है और जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन कर लेता है। इस तरीके से आदिल अहमद डार का ब्रेन वॉश किया गया कि वो एक आत्मघाती हमले को करने के लिए तैयार हो गया और इस हमले की जिम्मेदारी ली जैश ए मोहम्मद ने। पूरे देश में इस हमले के बाद शोक का माहौल था और पूरा देश चाहता था कि हमारा देश पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा एक्शन ले कि पाकिस्तान अगली बार इस तरह का किसी भी तरह का काम करने की हिमाकत ना कर पाए। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी और इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसे हमने कहा ऑपरेशन बंदर। आज हम उसी ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप सभी बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं।
इस हमले के बाद हमारा पूरा देश आक्रोशित था और देश का हर नागरिक पाकिस्तान से उसकी हिमाकत का बदला लेना चाहता था। हमारे देश की सरकार ने देश की भावनाओं को समझा और इस हमले के तत्काल बाद प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग बुलाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे पाकिस्तान कभी ना भूल सके और उसके बाद किसी भी ऐसे कारनामे को करने की पाकिस्तान हिमाकत ना करे। और इस मीटिंग में यह भी तय कर दिया जाता है कि हम किसी भी हमले को अगर अंजाम देते हैं या जो भी हमारा प्लान आगे होने वाला है, उस प्लान के अंदर किसी भी आम नागरिक को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, बिकॉज हमारा लक्ष्य वो आतंकवादी है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, ना कि पाकिस्तान के आम नागरिक। ये इंस्ट्रक्शंस मिलते ही हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज अपने काम पे लग जाती है, स्पेसिफिकली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट मींस रॉ। इसके बाद 18 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई जाती है हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। इस मीटिंग के अंदर रॉ के चीफ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी उपस्थित थे। यहां पर एक टारगेट तय करना था और यह तय करना था कि हमें करना क्या चाहिए। और इन मीटिंग्स के अंदर यह तय किया जाता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करने वाले हैं और पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारेंगे। और इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन बंदर। यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की जाएगी जिसे पाकिस्तान कभी ना भूले। और एयर स्ट्राइक करने के लिए जिस जगह को चुना जाता है वो थी बालाकोट के पास बने हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप, जो कि जावा टॉप के ऊपर थे। ये आतंकवादी कैंप काफी लंबे समय से यहां पर एक्टिव थे और ये आतंकवादी कैंप 6 एकड़ के अंदर फैले हुए, जहां पर 10 बिल्डिंग्स थी, जहां पर तकरीबन 250 से 300 आतंकवादी थे। यह तय किया जाता है कि बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी क्योंकि बालाकोट पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एलओसी से 50 किलोमीटर अंदर है और पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा जाएगा। यहां पर सिविलियंस के हताहत होने का भी कोई खतरा नहीं था क्योंकि सिविलियंस यहां पर आसपास नहीं रहते थे। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए रास्ता बहुत कच्चा था और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इन कैंप्स को इस तरीके से बनाया गया था कि इन कैंप्स में नीचे से जाना बहुत ही मुश्किल था और एयर स्ट्राइक करना इन कैंप्स के ऊपर काफी आसान था। इसलिए तय किया जाता है कि खैबर पख्तून प्रोविंस के अंदर एलओसी से 50 किलोमीटर दूर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी कैंप है उन्हीं कैंप्स के ऊपर हमला किया जाएगा क्योंकि इन कैंप से कई सारे खतरनाक आतंकवादी निकले थे, जिनमें से एक था अजमल कसाब, जिसने हमारे देश में एक ऐसा आतंकवादी हमला किया जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। 18 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी एक मीटिंग बुलाते। इस मीटिंग में थे रॉ के चीफ अनिल दसमाना जी और हमारी आर्म फोर्सेस के सारे चीफ भी इस मीटिंग के अंदर। इस मीटिंग में हमारे रॉ के चीफ बताते कि उनकी 2 एसेट्स मतलब 2 एजेंट्स बालाकोट के इन्हीं कैंप्स के आसपास हैं और उन्होंने इन कैंप्स की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कैंप 6 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और जिसमें तकरीबन 10 बिल्डिंग है। ये एजेंट्स ये भी जानकारी देते हैं कि कैंप के अंदर जाने का केवल एक रास्ता है जो कि कच्ची सड़क है और ये सड़क धूल भरी है, इसमें जाना बहुत मुश्किल है और सारे नए रिक्रूट्स को इसी सड़क से लेकर आया जाता है। और 25 फरवरी को 150 नए रिक्रूट्स आने वाले हैं जिन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग इन कैंप्स के अंदर दी जाने वाली। इतना ही नहीं, ये इतनी सटीक जानकारी बताते हैं जिसके द्वारा वो सेम लोकेशंस हमारी एयरफोर्स को पता लग जाती है। लोकेशंस के साथ साथ इन बिल्डिंग्स के पिक्चर्स, फुटेज और सारी लोकेशन ये एजेंट्स रॉ के चीफ को देते हैं। ये एक बड़ी अनोखी जानकारी देते हैं। कहते हैं कि कैंप के अंदर जाने का जो रास्ता है वहां पर जमीन पर 3 फ्लैग्स बने हुए हैं। पहला फ्लैग है अमेरिका का, दूसरा है ब्रिटेन का और तीसरा है इजराइल का। जो भी आतंकवादी इन कैंप्स के अंदर जाते हैं वो इन फ्लैग को कुचलते हुए ऊपर तक जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस में रॉ की कितनी अहम भूमिका होती है। आपको समझना होगा कि उन 2 एजेंट्स का नाम शायद आपको या मुझे कभी भी पता नहीं लगेगा, पर इस मिशन को अंजाम देने में उनकी जानकारी सबसे अहम भूमिका निभाती है क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना वो इन कैंप्स के अंदर जाते हैं और इस सारी जानकारी लेकर आते हैं। और इसके बाद 19 फरवरी वो दिन था जब इस मिशन को हरी झंडी मिलती है कि हम एक एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर जिसे पाकिस्तान सदियों तक नहीं भूलेगा। 19 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स को इस मिशन के लिए क्लियरेंस मिल जाता है और क्लियरेंस मिलते ही इस मिशन की प्लानिंग करते हैं हमारे एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ जी। और इसकी प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हमें सीक्रेसी मेंटेन करना है बिकॉज सीक्रेसी इज द बिगेस्ट वेपन।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केवल 4 अधिकारियों को इस प्लानिंग के बारे में पता था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना जाता है 7 स्क्वाड्रन और 9 स्क्वाड्रन को। इस हमले के लिए चुना गया 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, जो कि इजरायली स्पाइस बॉम्ब से लैस थे। इन बॉम्ब्स की खासियत ये होती है कि इन बॉम्ब्स के अंदर अगर आप लोकेशन फीड कर दें या पिक्चर्स को भी फीड कर दें तो एग्जैक्ट लोकेशन में जाकर फटते हैं। इसी के साथ साथ 4 सुखोई 30 को भी कवर के लिए रखा गया। 2 सर्विलियंस एयरक्राफ्ट को भी इस मिशन के अंदर शामिल किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस मिशन को अंजाम किस दिन देना है, बिकॉज दिन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दिन था जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखने वाला था। पर इसमें एक समस्या थी। 20 तारीख से लेकर 24 फरवरी तक बेंगलोर के अंदर एक एयर शो था जिसमें कई सारे इंटरनेशनल गेस्ट आने वाले थे। अगर इन दिनों के बीच में ये हमला किया जाता तो पाकिस्तान रिटेलिएट करता, और हो सकता है कि इस एयर शो के अंदर पाकिस्तान घुसने की हिमाकत करता। इसलिए 20 से 24 फरवरी को किसी भी हमले को अंजाम देना बहुत मुश्किल था। अब ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 25 फरवरी को 150 नए आतंकवादी इन कैंप्स के अंदर आने वाले हैं। इसलिए 26 फरवरी वो दिन था जिस दिन इस हमले को अंजाम दिया गया, और ये दिन सबसे बेहतरीन दिन था क्योंकि इस दिन नए आतंकवादी भी इन कैंप्स के अंदर आने वाले थे, और इस दिन हम अपने देश के 40 वीर जवानों की शहादत का बदला लेने वाले थे। 26 फरवरी सुबह 1:30 12 मिराज एयरक्राफ्ट ग्वालियर एयरबेस से एक के बाद एक टेक ऑफ करते हैं। ग्वालियर एयरबेस को इसलिए चुना गया था ताकि दुश्मन को किसी भी तरह का शक ना हो। एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और मिड एयर इनकी रिफ्यूलिंग कर दी जाती है। उसके बाद एलओसी से 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के इन आतंकी कैंप्स के ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट कहर बरपा थे। 5 स्पाइस बॉम्ब्स को इन आतंकी कैंप्स के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, जिनमें से 3 एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर गिरते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 250 से ज्यादा आतंकवादियों को जिंदा जला दिया जाता है। केवल 21 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट करके हमारे एयरक्राफ्ट वापस हमारे देश की सीमा के अंदर लौट जाते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट हमारे देश की सीमा के अंदर लौटते हैं, वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन करते हैं और एक शब्द कहते हैं, बंदर, क्योंकि ये इसी ऑपरेशन का कोड वर्ड था, इसलिए इसे ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना जाता है। और हमारे देश के 40 उन वीर जवानों की वीर गति का बदला हमारे देश की इंडियन एयरफोर्स ले लेती है। पाकिस्तान इस हमले से पूरी तरीके से बौखला जाता है और इस तरह के किसी भी हमले से इनकार करता है। वो वहां के पूरे मलबे को साफ करने की कोशिश भी करता है, पर जब तक मीडिया के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आसपास के गांव वाले कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बता दें कि किस तरीके से लगातार 3 से 4 एम्बुलेंस लगातार शवों को लेकर अस्पताल के अंदर आ रही है। कई सारे घायल लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि आतंकवादी का सफाया हो चुका है और पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद का कितना बड़ा सपोर्टर है। इस मिशन के द्वारा हम लोगों ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत अब हर चीज का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और अगली बार पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। इसके बाद अगले दिन सुबह 11:30 बजे हमारे देशवासियों को एक खुशखबरी दी जाती है। एक इस तरीके से हमारे देश की इंडियन एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के उन आतंकी कैंप का सफाया किया है और पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा है। और हम ये भी जानते थे कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब जरूर देगा, इसलिए सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट के ऊपर रखा जाता है, स्पेशली हमारे इंडियन एयरफोर्स को। और अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान हमला करता है ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स राजौरी सेक्टर। यहाँ पर पाकिस्तान बम गिराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं और इस एरिया में बम गिराने की कोशिश करते हैं, पर यह हमला विफल होता है बिकॉज हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट इस हमले का जवाब देने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके बाद एक F-16 एयरक्राफ्ट और हमारे देश के एयरक्राफ्ट के बीच एक एयर कॉम्बैट होती है, जिसमें हमारे देश के वीर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इस F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं। पर इस मुठभेड़ में उनका एयरक्राफ्ट भी डैमेज हो जाता है और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर जाके गिरते हैं। उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद भारत की डिप्लोमेटिक नीति के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान को वार्निंग दी जाती है कि अगर 60 घंटे के अंदर तुमने हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी को नहीं छोड़ा तो आपके ऊपर हम हमला कर देंगे। इस तरीके से हमने पाकिस्तान की उस हिमाकत का बदला लिया और हमारे देश के 40 वीर जवानों की शहादत का बदला भी ले लिया जाता है।